आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। 1995 में जब जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था, उस समय कांग्रेस की तत्कालीन सरकार से कश्मीर मुद्दे पर घनघोर विरोध के बावजूद तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हम सबके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नरसिम्हा राव सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जेनेवा गए और विदेश की धरती पर सारा श्रेय नरसिम्हा राव जी की सरकार को दिया था हमारे लीडर अपोजिशन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत की धरती पर आकर फिर भारत वहां विदेश में तो जाकर उन्होंने सरकार का, केंद्रीय सरकार का समर्थन किया था, लेकिन भारत की धरती पर आकर उन्होंने सरकार का फिर से मुखर विरोध किया। सभापति महोदय, आज जब मैं देखता हूं कि हमारे कई नेता विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, तो हमें यह घटना एक कहानी जैसी लगती है अध्यक्ष महोदय। परंतु परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जा सकती है, इसे भी सभी दलों को समझना चाहिए। और मैं घटना और याद दिलाना चाहता हूं, 1996 में अटल जी की 13 दिन की सरकार थी। यह सदन की कार्रवाई को टेलीविजन के द्वारा सीधा प्रसारण करने का फैसला यदि किसी ने जब किया गया था, तो उसमें अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इसकी पहल की थी। अध्यक्ष महोदय, 100 बात की एक बात, जब भी कांग्रेस के नेताओं को सत्ता और संविधान में से एक को चुनना था तो उन्होंने हमेशा ये सत्ता को चुना। अध्यक्ष महोदय, संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू while defending the introduction of the Hindu Code Bill instead of a uniform civil code in the Parliament in 1954 said, I do not think that at the present moment the time is ripe in India for me to try to push it through. It appears that even 41 years thereafter, the rulers of the day are not in a mood to retrieve Article 44 from the cold storage where it was lying since 1949, which have come and gone. The government which have come and gone have so far failed to make any effort towards unified personal law for all Indians. The reasons are too obvious to be stated. The utmost that has been done is to codify the Hindu law. When more than 80% of the citizens have already been brought under the codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance anymore the introduction of a uniform civil code for all citizens in the territory of India, unquote. अध्यक्ष महोदय, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कांग्रेस क्या ही लाती, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पूरी तरह से नकार दिया। अध्यक्ष महोदय, आप याद कीजिए साहबानो केस, जो कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय था। मैं उसे ऐतिहासिक कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला साहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया था और इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की वह हकदार हैं, यह कहा था। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन तुष्टीकरण के रास्ते चलते हुए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाकर इस जजमेंट को ही पलट दिया। इसलिए जब कांग्रेस के लोग जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, लेकिन हमारे नेता विरोधी दल जब मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं तो हंसी आती है। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति, अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक फिर से दोहराना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान भारतवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए
उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं। जैसा प्रारंभ में ही मैंने कहा था अध्यक्ष महोदय, आज संसद पर हमले हुए की लगभग बरसी है, तो आज मैं अपेक्षा करता हूं कि संविधान ने जो अधिकार सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को दिए उसका वैसा दुरुपयोग कभी नहीं कि हमले के मास्टरमाइंड को क्षमादान प्रकरण पर 7 साल तक लंबित रहे। आज तक ऐसी कोई कल्पना नहीं की जाती। मैं समझता हूं संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कभी न हो, यह संसद को सुनिश्चित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम अपने संविधान के 75 साल पूरे होने के साक्षी बने हैं, तो हमें अधिकारों से एक कदम आगे बढ़कर अध्यक्ष महोदय अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसको कोई नकार नहीं सकता। धर्म के अनेकों अर्थ हैं अध्यक्ष महोदय। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में सजदा करना, यही धर्म नहीं है। धर्म के अनेकों अर्थ हैं, पर इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कर्तव्य, सबसे महत्वपूर्ण है वह कर्तव्य है। हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ मूलतः कर्तव्य ही है। धर्म शब्द ये ऋग्वेद में 56 बार आता है, 56 टाइम, और लगभग सभी स्थान पर इसका उपयोग कर्तव्य के अर्थ और संदर्भ में ही किया गया है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, भारत की संस्कृति में उसके धर्म, मूल्य, इतिहास सभी में कर्तव्यों के निर्वहन की बातें की गई। अध्यक्ष महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र में उसका संविधान ही उसका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज या यूं कहूं सैक्रेड डॉक्यूमेंट माना जाता है। यही कारण है कि सर्वोच्च पदों पर बैठे सभी व्यक्तियों को इस संविधान में मौजूद शपथ को पद ग्रहण करने से पहले दोहराना पड़ता है। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा कि आपके ही समक्ष यह शपथ लेनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, यह केवल कुछ शब्द नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की अंतरात्मा है। यह एक संवैधानिक दायित्व होने के साथ साथ एक नैतिक दायित्व भी है। और यह अक्सर कहा जाता है कि भारत विविधता का देश है। भारत विभिन्न धर्मों, विश्वासों, मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का देश है। लेकिन इस जीवंत विविधता के बीच जो हमें एक सूत्र में बांधता है अध्यक्ष महोदय, वह है हमारा संविधान। अध्यक्ष महोदय, यहां में ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी बहुचर्चित किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन में लिखा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में राष्ट्र के आदर्शों और उसे प्राप्त करने के लिए इंस्टीट्यूशन और प्रोसीजर दोनों को एक समान महत्व दिया है। जिन आदर्शों को उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया वे हैं राष्ट्रीय एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्हें प्राप्त करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का रास्ता अपनाया, पर उनके जेहन में एक बात पूरी तरह से साफ थी कि यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन केवल संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों का उपयोग करते हुए लोकतांत्रिक भावना के साथ लाया जाए, यह उनकी मंशा थी। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। वो बात यह थी कि संविधान निर्माताओं को यह विश्वास था कि सामाजिक एकता, सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र को अलग अलग हासिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह एक सीमलेस वेब के 3 अलग अलग स्ट्रैंड हैं। And I would like to quote Adhyaksh Mahoday, without national unity, democracy would be endangered and there could be a little progress towards social and economic reform. And without democracy and reform, the nation would not hold together. And with these 3 strands, the framers had spun a seamless web, unquote. अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने हमेशा नागरिक और राज्य, व्यक्ति और समाज के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए जॉन मार्शल ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड फॉर एजेस टू कम, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड फॉर एजेस टू कम, बट इट्स कोर्स कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रैंक्विल। जिसका अर्थ है
कि संविधान की रचना सदियों के लिए होती है, मगर उसकी यात्रा चुनौतीपूर्ण होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता आजादी के आंदोलनों से प्रेरित थे, ये हम सभी जानते हैं। वे सभी दूरदर्शी थे, लेकिन भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों और उनके समाधानों को संविधान में सम्मिलित करना संभव नहीं था, किसी भी सूरत में संभव नहीं था। पिछले 7.5 दशकों में संविधान को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अध्यक्ष महोदय, पर हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे संविधान की स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस है कि हम उन सभी चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता से कर पाए हैं। पिछले 75 वर्षों में अध्यक्ष महोदय ऐसे कई अवसर आए हैं जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों के माध्यम से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है और वह लोकतंत्र को मजबूत किया है। और इन सभी ऐतिहासिक फैसलों के पीछे जो आदर्श, सोच और मापदंड थे, वे सभी हमारे संविधान में निहित हैं। और भारतीय संविधान वह आदर्श था अध्यक्ष महोदय जिसके माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यह अस्तित्व में आया था। यह एक चार्टर था अध्यक्ष महोदय जिसने एक प्राचीन सभ्यता को आधुनिकता और बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधार के मार्ग पर इसने अग्रसर किया। और पिछले 75 वर्षों से हमारा संविधान इस भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 75 सालों में संविधान की मूल भावना से ही प्रेरणा लेते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया, संघीय संरचना को मजबूत किया और लोगों को मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मेरा मानना है कि इन सभी निर्णयों के पीछे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो हमारे संवैधानिक निर्माताओं के आदर्श और दृष्टिकोण थे जो भारत के संविधान में ही निहित है। भारत का संविधान 7 दशकों से अधिक समय से न सिर्फ शानदार तरीके से भारत का संविधान काम कर रहा है, बल्कि तमाम झंझावातों को झेलने के बाद भी साल दर साल हमारा संविधान मजबूत होता जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है कि इसकी बड़ी वजह थी इसके सबसे बड़ी वजह थी इसमें निहित कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की 4 नवंबर 1949 को अपने भाषण में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर विचार रखते हुए प्रसिद्ध विचारक जॉर्ज ग्रोट को कोट करते हुए कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वाज द इनसेपरेबल कंडीशन ऑफ ए गवर्नमेंट एट वंस फ्री एंड पीसफुल। अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय संविधान को इस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से रेखांकित करने के लिए हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य के प्रति आभारी होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 से ठीक एक दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक भाषण दिया था जिसे द ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच के नाम से जाना जाता है। ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें कहा था, मुझे लगता है, अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मुझे लगता है कि कोई संविधान कितना भी अच्छा हो वह बुरा बन सकता है अगर जिन लोगों पर उसे चलाने की जिम्मेदारी है वो अच्छे न हों। उसी तरह कोई संविधान कितना भी बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है अगर उसे चलाने वाले लोगों की भूमिका सकारात्मक हो। ये राजनीति का चरित्र है। राजनीति का चरित्र है, जैसे व्यक्तियों के हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। राम के हाथों में जाती है तो भक्त बन जाती है, कृष्ण के हाथों में जाती है तो युक्ति बन जाती है, आजाद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां जैसे हाथों के में जाती है तो मुक्ति बन जाती है। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कही गई अध्यक्ष महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि बाय इंडिपेंडेंस वी हैव लॉस्ट द एक्सक्यूज ऑफ ब्लेमिंग द ब्रिटिश फॉर एनीथिंग गोइंग रॉन्ग। Again, I would like to repeat it. By independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves. अध्यक्ष महोदय, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए।
अध्यक्ष महोदय, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, हमारा संविधान सबसे उत्कृष्ट दिमागों की एक कड़ी मेहनत और दृष्टि का परिणाम है। हमारा संविधान हर मामले में एक महान दस्तावेज है अध्यक्ष महोदय। यह हमारे फाउंडिंग फादर्स और फाउंडिंग मदर्स का हम सभी के लिए सबसे बड़ा उपहार है अध्यक्ष महोदय। अब यह हमारा कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करें कि हम संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में भंग न होने दें और यह संवैधानिक यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए पूरी शक्ति से काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, गौरव की अनुभूति करते हुए कर सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में अध्यक्ष महोदय भंग नहीं होने। और यह कर्तव्य हमारे किसी भी अन्य दायित्व से बड़ा होना चाहिए। यह कर्तव्य किसी भी अन्य दायित्व से बड़ा होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय संविधान।